अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट के हवाले से जो सूरत हाल का सामना था वो बदस्तूर बरकरार है और इसको अभी तक इसमें से खारिज नहीं किया जा सका। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, बहुत सारे इक़दाम उठाने की बातें भी हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में अभी तक पाकिस्तान पर वो सूरत हाल जो वो पाबंदियाँ जो हैं ग्रे लिस्ट के हवाले से वो बरकरार हैं। हम आपको बताते चलें कि FATF जुलाई 89 में G7 ममालिक की जानिब से होने वाली सिमट में कायम किया गया था। इसका बुनियादी मकसद जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग से बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पहुँचने वाले नुकसान को रोकना था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें दहशतगर्दी के हवाले से जो माली मावनत की जाती रही वो भी शामिल हो गया। इस FATF की पहली लिस्ट जो है सन 2000 में जारी हुई, जिसमें 15 ममालिक शामिल थे। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इस पहली लिस्ट में USA, इंडिया, इसराइल, रूस और लबनान वगैरह भी शामिल थे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। 9/11 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई और इस 2008 में पहली मरतबा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। 2012 से 15 तक मुसलसल जो उसमें रहा। आजकल इस बारे में बहुत सारी तवक्कुआत थी, मौजूदा हुकूमत के बड़े दावे थे और उस हवाले से अवाम भी ये सोच रही थी कि शायद हुकूमत कुछ अचीव कर पाएगी, लेकिन मायूस कुन सूरत हाल का सामना रहा। ना सिर्फ ग्रे लिस्ट में बरकरार है पाकिस्तान, बल्कि मज़ीद 6 नुकाती एक्शन प्लान भी दे दिया गया। तमसीला साहबा, आप इस हवाले से नाजरीन को कुछ अपनी मालूमात शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं कहूँगी ये मुतालबा है दोबारा डू मोर, यानी पाकिस्तान अमेरिका जो है वो भी नहीं जान छोड़ता, वो भी हर बात में इसको डू मोर का कहता है। और अब FATF ने, हालांकि देखें ये 27 निकाती एजेंडा था, इनका यह प्लान था जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि पाकिस्तान ये 27 निकात पे अमल कर दे तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो फरवरी में गालिबन इसने किया था, कोई 24 के करीब थे निकात जिस पे अमल कर दिया गया था, उन्होंने इसने कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, जितने हैं पूरे के पूरे उन पे अमल किया जाए। अब 27 में से सिर्फ एक जो है वो रह गया था नुक्ता, इन्होंने उसके बावजूद उसे वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। अब ये 5 रोज़ा इसका इजलास था जो पेरिस में हुआ और पाकिस्तान को पहले ही खासा अंदाज़ा हो गया था क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कल जो अपनी स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने काफ़ी खुले लफ्ज़ों में ये कहा कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी। और उस वक्त हमें तो खैर पहले ही अंदाज़ा था क्योंकि हम तो जर्नलिज़म से वाबस्ता हैं और ये पहले ही कहा जा रहा था और हम सहाफ़ती हलकों में ये था कि ये पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा, ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिया भी है, क्योंकि इसमें इनका ज़्यादा ज़ोर जो है वो ये होता है, जब अभी भी जो इनका फ़ैसला आया है आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो है एक जो आखिरी नुक्ता है वो है टेरर फाइनेंसिंग। वो ये कि बकौल उनके कि जिन ग्रुपों को अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में शामिल किया गया, टेररिस्ट लिस्ट में, टेररिज्म लिस्ट में, उसमें जितने भी रहनुमा हैं उन सब को जो है उनको ना सिर्फ पकड़ा जाए, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की जाए, उन्हें इबरतनाक सज़ाएँ दी जाए। और यहाँ जो हमारे नाजरीन हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बार बार इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के हमारे कुछ मजहबी तंजीमें हैं उनके हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाता है, कलअदम तंजीमें, कि वो इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने इंडिया में हमला किया और ये वो जैसे उन्होंने पूरा एक पोर्ट्रे किया। अब ये कि इनका ये कि किसी न किसी तरीके से उनको बुक किया जाए, उनको सज़ाएँ दिलवाई जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ केसेस भी चल रहे हैं, हर चीज़ क्लियर है, इसके बावजूद अब देखें ये फिर दबाव वही डाला गया, यानी डू मोर वाली सूरत है। अच्छा, ये जो एक नुक्ते की बुनियाद पे इसको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा सका, बल्कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग की जानिब से मज़ीद 6 नुकाती एक्शन प्लान दे दिया गया है कि इसको भी देखें। इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं नाजरीन को कि ये एक नुक्ता कौन सा है और मज़ीद 6 नुकात किस नौइयत के हैं? जी, एक नुक्ता वही है कि उन्होंने कहा है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन ग्रुपों को दहशत गर्दों की फ़हरिस्त में डाला है, उसके जो लीडर्स हैं
उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ। और उसमें यही है कि नाम मेरा नहीं ख़्याल के लेने की ज़रूरत है, वो सारे लोग ही जानते हैं कि वो कौन हैं, जिनकी कल वो रिहाइशगाह के करीब ये ब्लास्ट भी हुआ जौहर टाउन में ये 2 दिन पहले। और ये कि इसका तो ये मतलब है कि वही टारगेट है, क्योंकि जो उनके रिहाइशगाह के करीब धमाके में जो बंदा इन्वॉल्व है वो गैर मुल्की है, जिसके ख़िलाफ़ अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यानी ये कि एक तरफ से इस तरह की हरकतें हो रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे काम हो रहे हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद बुक करने की कोशिश की जा रही है, उससे घेरा तक किया जा रहा है। एक चीज़ जो हमारे यहाँ अक्सर सवाल उठाया जाता है कि जब पाकिस्तान की अदालतों में इस हवाले से मुख्तलिफ अफराद के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनकी तंजीमों को कालादम भी करार दे दिया गया है, तो फिर FATF को मतलब किस नौइयत का वो उसकी इक़दामात उठाए जाएं अगर वो पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है कि वो जानबूझ के इस दबाव को बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, या इसके दरपर्दा कुछ और मकासद भी हैं? जी, बहुत सारे मकासद हैं। उसका एक बहुत बड़ा मकसद है पाकिस्तान पे दबाव डालना, दबाव बढ़ाना, क्योंकि पाकिस्तानी रिसेंटली जो है अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया। अब देखा जाए तो ये सारी तंजीमें, ये जो वॉच डॉग है FATF जो है, ये असल में सारा कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका। और अमेरिका आज भी देखें कि वो किसके ज़ेर असर है? इंडिया के बहुत ज़्यादा ज़ेर असर है। मैं सिर्फ़ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात नहीं कर रही हूँ, आप वैसे भी अगर गौर करेंगे एक वाज़े नज़र आता है कि इनकी अमरीकी इंतज़ामिया, चाहे वो ट्रंप इंतज़ामिया थी या मौजूदा इंतज़ामिया, उनमें जो इंडियन लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो जब भी चाहते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकम्मल दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अमेरिका क्योंकि अपना मकसद निकालना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान पे किसी भी तरीके से दबाव डाले और वो उसको अड्डे देने के लिए तैयार हो जाए। अब एक ये चीज़ है। दूसरा, अब ये देखें सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर इस वजह से हो रही है, जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अभी मज़ीद 1 साल उसको जो है वो 1 साल के अंदर अंदर इस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो उन्होंने शर्तें लगाई हैं, जो कार्रवाई की इबरतनाक सज़ाओं की। पहले वो 2 साल का टाइम था, अब वो 2 साल का टाइम कम करके जो है वो 1 साल का कर दिया। तो इसका मतलब कि इस पे ये भी तो एक शुबा किया जा सकता है कि अगर 1 साल के अंदर ऐसी कोई कार्रवाई बकौल उनके जिस तरह की वो चाह रहे हैं, कि इनका तो ये है कि ये तो ये चाहेंगे कि बाकायदा उनको हैंग कर दिया जाए, ये आज जो है FATF का तो ये मुतालबा होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? और अगर वो नहीं करता तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अगले 1 साल तक ग्रे लिस्ट में रहेगा? अब ये सॉरी, एक और बात सिर्फ एक इतनी कि हमारे जो वुज़रा हैं वो ये इस बात पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, लेकिन ग्रे लिस्ट में भी रहना क्या ये फ़ायदेमंद चीज़ है? अब मैं इसी बारे में आपसे दरियाफ़्त करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ चीज़ों को बिल्कुल सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है और सियासी जमातें इस आलमी सतह पर खेले जाने वाले खेल को समझने की बजाय वो अपने मामलात को देखती हैं और वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ जाती हैं। यकीनन बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो भी हो, अगर वो इस हवाले से इक़दामात नहीं उठाती तो अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो इस पर और ज़्यादा दबाव डाले। ज़ाहिर है सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे हमांगी की एक ऐसी बड़ी जुड़त की ज़रूरत है सियासी तौर पे कि दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाए? अब एक तरफ IMF जैसे अदारों के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ FATF जैसे अदारों के ज़रिए आपके जो लॉज़ हैं, आपके जो रूल्स हैं, उसको पामाल करते हुए अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपकी अदालतों पर अदम एतमाद ज़ाहिर करता है ये सारी सूरत हाल। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे मुल्क की सियासी क़यादत, चाहे वो हुक्मरान तबके में है चाहे वो अपोजिशन में है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से? जी, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मिलजुल के ऐसे जो आलमी नौइयत के इशू है ना, जहाँ पे पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी इशू पे है यानी कि इन्वॉल्व है, या ये समझ लें जिस तरह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालतों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो केसेस हैं, इस किस्म के जितने भी इश्यूज़ हैं, इसमें सबको एक होके यानी कि मशवरा करना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए कि ये हमने इन इश्यूज़ को कैसे निपटना है। अब इसकी ये जैसे यही मिसाल है कि ये जो ज़्यादातर जो आलमी सतह पे इस तरह के सारे काम होते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपने मिल के जो है वहाँ पे लॉबिंग करनी है।
हमारे ये हाल है कि हमारे सफारत खाने ना एक्टिव है, ना हमारे जो है वुज़रा या एक तरह से देख लें कि जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी तो कोई क्लियर नहीं है, और दूसरी बात है कि हमारी आलमी सतह पे कोई किसी भी तरह की लॉबिंग नहीं है। ये जो FATF का था ना, ये मसला वो इतना भी गंभीर नहीं था। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये था कि वहाँ पे आप जो FATF के रुकन ममालिक हैं उनके अंदर लॉबिंग करते। जिस तरह पहले आप लॉबिंग यानी थोड़ी बहुत लॉबिंग थी, जैसे चाइना के साथ या टर्की के साथ, इन मुल्कों के साथ मिलके आपने थोड़ा सा ख़ुद को बचाया था कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। मौसर लॉबिंग की जाती तो ये आप ग्रे लिस्ट से भी निकल सकते थे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक जो है नुक्ते की बात थी। यकीनन नाजरीन, आप इस सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। माजी में भी बांग्लादेश जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FATF में बड़ा किरदार अदा किया और वो ग्रे लिस्ट में से बाहर नहीं आ सका। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि जिनको हम दोस्त समझते रहे हैं, उन्होंने हमारा वहाँ साथ देने की बजाय अहम प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ दगा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया। तो यकीनन इस सूरत हाल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। सियासी तौर पे मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की बजाय आलमी सतह पर जो दरपेश हालात हैं उससे निमटने के लिए मुल्क की सियासी क़यादत को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठ कर आपसी इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए मुल्क की बका के लिए, मुल्क को इस तरह के हालात से निकालने के लिए सर जोड़े और कोई बेहतर और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करे, और तमाम क़यादत, मुल्क की तमाम सियासी क़यादत इसमें अपना रोल अदा करे। नाजरीन, दी जर्नलिस्ट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने कमेंट से आगाह करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।